नमस्कार दोस्तों। डेट आज के देखो 4 मार्च 2025 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले कोट देख लीजिए। कोट देखो रविंद्रनाथ टैगोर जी का है, डोंट लिमिट ए चाइल्ड टू योर ओन लर्निंग फॉर ही वॉज बोर्न इन अनदर टाइम। क्या मतलब है इस कोट का? देखो आज जो हम सीख रहे हैं ना, जरूरी नहीं कि कल के बच्चों के लिए भी वो यूजफुल होगा। हर जनरेशन देखो अपने समय के हिसाब से नए चैलेंजेस और नए आइडियाज लेकर आती है। तो इसलिए बच्चों को देखो क्रिटिकल थिंकिंग, अडेप्टेबिलिटी, क्यूरियोसिटी बच्चों में ये सब जगाना जरूरी है। बट बच्चों को ये बोलना, जैसे कई बार टीचर या पेरेंट्स बोल देते हैं ना, हमने जो सीखा था वही सच है, वही सच नहीं होता। पहले देखो चिट्ठी लिखना एक स्किल हुआ करती थी, लोग ना चिट्ठी लिखने के पैसे लिया करते थे। आज ईमेल और व्हाट्सएप का ज़माना है। पहले टाइपराइटर चलाना एक हुनर हुआ करता था। आज तो इवन कोडिंग भी जरूरी स्किल नहीं रह गई है, क्योंकि एआई आ गया है। एआई चलाना आज के समय में स्किल है, कल को और कुछ आ जाएगा। समझ गए? जो नई जनरेशन है ना, वो देखो नए तरीके से सोचती है। अगर हम पुरानी सोच उनके ऊपर चिपका देंगे ना, तो फिर देखो इनोवेशन रुक जाएगी। स्टीव जॉब्स, इलोन मस्क, सुंदर पिचाई, हमारे देश में भी अनेकों ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इनोवेशन लेके आए। अगर देखो इनके पेरेंट्स ने बोला होता कि बेटा सिर्फ इंजीनियरिंग करो, नए नए एक्सपेरिमेंट मत करो, तो क्या ये लोग आगे बढ़ पाते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन यूपीएससी में आप देख लीजिए, अब कई सारे टॉपर हैं। फॉर एग्जाम्पल 2009 का, 10 का, इवन 12 का कोई टॉपर है। अब वो देगा बच्चों को नॉलेज गाइडेंस, वो अपने हिसाब से बोलेगा कि बेटा ये बुक्स पढ़ लो। लेकिन जैसे बिपिन चंद्रा की मोटी सी बुक आती थी पहले, अब वो बुक्स ना पहले चलती थी। उस समय यूपीएससी अलग ढंग से क्वेश्चन पूछा करती थी। अब 2010 का टॉपर तो अपने उसने जो बुक्स पढ़ी होंगी वो वही बोलेगा ना कि मैंने ये बुक्स पढ़ी थी, आप ये पढ़ लो। उसको पता ही नहीं है कि पैटर्न कैसा चेंज हो गया है। समझे? तो ये कोट था। आज देखो द हिंदू में थोड़े कम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो अलग अलग न्यूज़पेपर से 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अमिताभ कांत का आर्टिकल है, हमारी सिटीज़ को ना प्लानिंग की आवश्यकता है। दूसरा आर्टिकल फिर ट्रिब्यून का है, साइबर क्राइम से संबंधित है, कैसे हमें प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। फिर तीसरा जो आर्टिकल है आज का, 2 आर्टिकल्स का कंपाइलेशन है, ट्रंप, जेलेंस्की, पुतिन, यूएसए के ऊपर रिलायबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जो हाल ही में व्हाइट हाउस में लड़ाई हो गई, लड़ाई मतलब बातों की लड़ाई हो गई ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में, तो ये इशू हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में जो फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है वो इंडियन सिटीज़ से संबंधित है, इंडियन सिटीज़ का फ्यूचर। देखो अगर हमारी सिटीज़ नहीं सुधरेंगी ना, तो फिर देश का डेवलपमेंट रुक जाएगा। आज देखो सिटीज़ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़ती पॉपुलेशन, और ये सब मिलके ना सिटीज़ में बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है स्ट्रक्चर्ड मैनर में सिटीज़ की डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर्ड मैनर में यानी सिस्टमेटिक ढंग से अर्बनाइजेशन, ये हमें इंश्योर करना होगा। कैसे, हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। आप सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अमिताभ कांत ने यह आर्टिकल लिखा है। अमिताभ कांत पहले नीति आयोग के सीईओ थे। शुरुआत में देखो आर्टिकल में यह बोला जाता है, आज देखो इंडिया की सिटीज ना सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज में से हैं। टॉप 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज की आप रैंकिंग निकालोगे ना, टॉप 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज, तो उसमें से 42 सिटीज तो इंडिया की आपको मिलेंगी। दिल्ली की जो हवा है हर साल देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ना जहर बन जाती है। रीजंस काफ़ी हो सकते हैं, व्हीकल से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्री से निकलने वाला एमिशन, कंस्ट्रक्शन की डस्ट, या फिर वेस्ट जो बर्न किया जाता है, स्टबल बर्निंग जो की जाती है उससे धुआं निकलता है। सारे रीजंस मिलके ही रिस्पॉन्सिबल हैं दिल्ली की हवा के जहर बनने के लिए। वैसे WHO ये कहता है 300 से ज़्यादा AQI चला जाए ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स चला जाए, तो वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। बट देखो दिल्ली में तो AQI 1000 तक पहुंच जाता है। और सिर्फ ये दिल्ली की तस्वीर नहीं है, ये तो एक नेशनल प्रॉब्लम है, नेशनल क्राइसिस है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए हमारे देश के शहरों में, मुंबई, बेंगलुरु,
इन दोनों शहरों में हाल ही में फ्लड्स देखने को मिली, चेन्नई में वाटर क्राइसिस सामने आई और दिल्ली में जबरदस्त हीट वेव सामने आती है हर साल गर्मियों में। तो क्या इन सब को झेलने के लिए हमारी सिटीज तैयार हैं? नहीं। देखो 2036 आते आते ना हमारे देश की 60 करोड़ जनता जो है 600 मिलियन वो शहरों में रहेगी। बट हमारे देश के जो शहर हैं इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आज के समय में हमारे देश में टोटल 603 रिवर्स है ना, तो 603 में से 50% तो पोल्यूटेड हैं। बेंगलुरु की जो लेक्स हैं वो या तो सूख चुकी हैं या फिर टॉक्सिक हो गई हैं। चेन्नई फ्लड्स की वजह से ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो गया है। कई सारी कम्युनिटीज को चेन्नई में क्लीन वाटर नहीं मिल पा रहा है। इवन वेस्ट का बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट होता है। जो लैंडफिल्स हैं जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, लैंडफिल्स ओवरफ्लो कर रहे हैं, वहाँ से मीथेन गैस जो है वो निकलती है जो CO2 से 25 गुना ज़्यादा खतरनाक होती है। क्लीन एयर फंड एक इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव ने एस्टिमेट लगाया कि एयर पोल्यूशन की वजह से ना इंडिया को हर साल $95 बिलियन का नुकसान होता है। $95 बिलियन का। ये नुकसान क्यों होता है? क्योंकि खराब हवा की वजह से प्रोडक्टिविटी बॉडी की कम हो जाती है, हेल्थ को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो इन फॉर्म्स में ये $95 बिलियन का नुकसान होता है। ये आपने देखो इंडिया की बात की। अब आप देखो कुछ दूसरे शहर देखिए, जैसे बैंकॉक है थाईलैंड का एक शहर। मेट्रो सिस्टम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, स्ट्रीट लाइफ काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है, घूमने में मज़ा आता है और सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली हैं। तभी तो हम बात करते हैं थाईलैंड टूरिज्म के मामले में ऊपर जा रहा है और हमारे देश में गोवा जो है वो पिछड़ रहा है। क्यों पिछड़ रहा है? यही सब रीजन्स हैं। आप लंदन देखिए, 1850s के आसपास वहाँ पे अंडरग्राउंड मेट्रो आ गई थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा सीमलेस है। जो मेट्रो सिस्टम है वो दूसरे ट्रांसपोर्ट मीडियम्स के साथ में कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ पे। ग्रीन स्पेसिस काफ़ी ज़्यादा हैं, कल्चरल हब्स हैं, म्यूजियम्स हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, विजिट करते हैं। दुबई देख लीजिए, दुबई तो रिसेंट में बसा है। बहुत इन्वेस्टमेंट आती है वहाँ पे क्योंकि दुबई इंसेंटिवाइज करता है इन्वेस्टमेंट्स को, टैक्स कम लगता है और वर्ल्ड क्लास अर्बन प्लानिंग है। सिस्टमेटिक ढंग से शहर को बसाया गया है। अब तो वो डेजर्ट में भी, UAE वाले डेजर्ट में भी सिटी बसा रहे हैं। सिंगापुर देख लीजिए। सिंगापुर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंगापुर की जो प्रॉब्लम्स थी ना 1960s में, वही प्रॉब्लम आज इंडिया की है। बट सिंगापुर ने क्लीन गवर्नेंस पे ध्यान दिया, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स पे ध्यान दिया और आज सिंगापुर जो है वर्ल्ड क्लास सिटी बन गई है। बट इंडिया आज भी पुरानी प्रॉब्लम्स से जूझ रही है। तो इंडिया में दिक्कतें क्या हैं? देखो सबसे पहली जो दिक्कत है ना इंडिया में, ये है हमारे देश में ना बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं जो ना जिसमें सारे अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट पेपर्स में आज भी वो जो सिटीज हैं ना वो रूरल एरिया में काउंट होती हैं। यानी वो सेंसस टाउन तो हैं बट स्टैट्यूटरी टाउन नहीं बने हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, देखो अर्बन सिटी बनने के लिए ना या स्टैट्यूटरी टाउन बनने के लिए ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मिनिमम पॉपुलेशन 5000 हो और उस जगह की ना 75% जो मेल पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में काम कर रही हो। देखो यहां पे भी पैट्रियार्की है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर 400 से ज्यादा हो। तो ये कंडीशंस अगर फुलफिल हो ना तो फिर वो जो टाउन है ना वो स्टैट्यूटरी टाउन कहलाएगा। अब होता क्या है, देखो सेंसस के आधार पे ना इस प्रकार की आपको काफी सारी जगहें मिलेंगी जिनके अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं। बट सरकार ने अभी भी उनको ना स्टैट्यूटरी टाउन नहीं बनाया है। अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बट गवर्नेंस अभी भी रूरल एरिया जैसी है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। समझ गए? ये देखो 2011 के सेंसस के अनुसार जो सेंसस टाउन्स है ना उनकी संख्या बढ़ के हो गई है 3894 और अभी तो सेंसस कंडक्ट नहीं हुआ और भी पॉपुलेशन बढ़ गई होगी। अब ये सेंसस टाउन तो हैं, मतलब प्रैक्टिकली देखें तो टाउन बन चुके हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, 75% जो पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में काम कर रही है। बट सरकार ने अभी भी उनको ऑफिशियली
स्टैट्यूटरी टाउन का दर्जा नहीं दिया है। क्यों नहीं देती सरकार? उसके देखो बहुत सारे रीजन होते हैं। सरकार को लगता है कि फंड वगैरह ज़्यादा देना पड़ेगा अगर हमने ऑफिशियली सिटी का दर्जा दे दिया। और इसके अलावा कई बार जनता भी नहीं चाहती, जनता को लगता है कि हमें सिटी का दर्जा मिल गया तो म्यूनसिपैलिटी वगैरह आ जाएगी, हमें ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे रीजन होती है जिसकी वजह से ना, अगर आप आंखों से देखोगे तो वो हर दृष्टि से सिटी बन चुका है, लेकिन कागजों में अभी भी सरकार उसे ऑफिशियल सिटी का दर्जा नहीं दे रही है। तो इसकी वजह से ना गवर्नेंस सिटी की काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, क्योंकि पेपर में अभी वो सिटी है ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली देखो तो सिटी बन चुकी है। तो सरकार से पैसा ही नहीं आ रहा सिटी के डेवलपमेंट के लिए, गवर्नेंस सिटी की हिसाब से नहीं चल रही है, तो यहां पे गैप आ जाता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, समझ गए? उसके बाद क्या दिक्कत है? इसके बाद राइटर ना सिंगापुर की केस स्टडी देते हैं। 1960s में देखो सिंगापुर में भी ओवर क्राउडिंग, स्लम्स, ट्रैफिक कंजेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, फ्लड्स, वाटर शॉर्टेज, ये सब था जो आज के समय में इंडिया की सिटीज में देखने को मिलता है। बट देखो सिंगापुर ने कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया। सिस्टमेटिक ढंग से स्ट्रक्चर्ड वे में अर्बन प्लानिंग की गई सिंगापुर के द्वारा, और उसी के हिसाब से फिर फर्दर एक्सपेंशन हुआ। सिंगापुर में जो लैंड था उसका एफिशिएंटली यूज किया गया, और मास ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी दी गई, जैसे मेट्रो है, बसेस हैं, इनको प्रायोरिटी दी गई। ग्रीन स्पेसेस डेवलप किए गए। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट आज सिंगापुर दुनिया की ना बेस्ट प्लांट सिटी है। बट देखो दिक्कत जानते हो क्या है? सिंगापुर में ना उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी। हमारे देश में ना डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की वजह से ना डेवलपमेंट लाने में दिक्कत आती है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं डेमोक्रेसी बेकार है, लेकिन डेमोक्रेसी के फायदे हैं तो डेमोक्रेसी के अपने नुकसान भी हैं। सरकार को सड़क बनानी है। अब कल परसों मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि एक दिल्ली से कटरा तक का नया जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, अब अमृतसर से जोड़ने के लिए कुछ सर्विस रोड वगैरह था, उसके लिए लैंड एक्विजिशन नहीं हो उसका, तो वो कैंसिल कर दिया गया। अब देखो जहां पे ऑटोक्रेटिक रूल होता है, डिक्टेटरशिप होती है, क्या हिम्मत की लैंड ना मिले डेवलपमेंट के लिए। बट डेमोक्रेसी में चैलेंज आते हैं, चीज़ें थोड़ा स्लो पेस पे चलती हैं, समझ गए? इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो इस साल के यूनियन बजट में ना, यूनियन बजट फॉर 25-26 में भारत सरकार ने ना 1 लाख करोड़ का ना एक अर्बन चैलेंज फंड अनाउंस किया है। ये जो फंड है ना, ये क्या प्रमोट करेगा? ये हमारे देश की सिटीज़ को ग्रोथ हब के तौर पे प्रमोट करेगा। मतलब इस फंड से पैसा आएगा देश की सिटीज़ को ग्रोथ हब बनाने के लिए, और सिटीज़ की क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए, वाटर एंड सैनिटेशन जो सिचुएशन है उसे इंप्रूव करने के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंटीग्रेट करने के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंटीग्रेशन मतलब मेट्रो, बस, सब में लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो, और वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इन सब इनिशिएटिव्स के लिए ये 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड इस्टेब्लिश किया गया है। देश में ना सिटीज को कॉम्पिटिटिव बनाया जाएगा। जैसे एक अच्छा चीज थी जो मैंने देखी, स्वच्छ भारत अभियान जब चला था ना, तो सिटीज को रैंकिंग दी जाती थी। तो इंदौर, सूरत, ये सिटीज काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अब इंदौर के जो लोग थे ना, मैं इंदौर गया तो काफ़ी जागरूक थे स्वच्छता के बारे में। उन्हें ये इस चीज़ का एहसास था कि हमारी जो सिटी है वो नंबर 1 पे है, और हमें ये टैग छीनना नहीं चाहिए इंदौर से। तो ऐसे ही सिटीज़ के बीच में अगर कंपटीशन आएगा ना, तो लोगों में भी सिविक सेंस आती है, जागरूकता आती है कि हाँ यार, हमें हमारी सिटी जो है पिछड़नी नहीं चाहिए। तो सिटीज़ को ना आपस में कॉम्पिटिटिव बनाना होगा। किन पैरामीटर्स पे सिटीज़ के बीच में कंपटीशन पैदा किया जा सकता है? जैसे देखो ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन, कौन से शहर में कितना ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रीफाइड है, इसके बेस पे रैंकिंग दी जा सकती है। वेस्ट मैनेजमेंट के बेस पे रैंकिंग दी जा सकती है कि कहाँ पे वेस्ट का जो क्लासिफिकेशन है, सेग्रीगेशन है, वो ज़्यादा अच्छे से होता है। और जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल या फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, उसका रेगुलेशन स्ट्रिंजेंट लॉ के बेसिस पे होना चाहिए। देखो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए तो ना यूरोपियन कंट्रीज में जैसे स्ट्रिंजेंट लॉज है ना, वैसे ही इंडिया को अडॉप्ट करने होंगे। बस दिक्कत ये आती है कि इंडिया अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलप कर चुकी है, वहां पे कंस्ट्रक्शन उतना नहीं चलता। हमारे देश में तो कंस्ट्रक्शन बड़े लेवल पे चलता है, क्योंकि इंडिया अभी डेवलप कर रहा है। तो कुल मिला के देखो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया।
आप यही कह सकते हो कंक्लूजन में कि इंडियन सिटीज का फ्यूचर अभी डिसाइड होगा। अगर प्लानिंग नहीं हुई तो ये सब जो चीजें हैं ना, पोल्यूशन, कंजेशन, इनसिक्योरिटी, ये और ज्यादा बढ़ती जाएगी। बट अगर रिफॉर्म्स आ गए, गवर्नेंस इंप्रूव हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट हुआ, तो देखो हमारी सिटीज भी बैंकॉक, दुबई, लंदन, इन सब के कंपटीशन में आ सकती हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो साइबर क्राइम्स से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज के डिजिटल युग में ना साइबर क्राइम एक बड़ी समस्या बन चुका है और हर दिन ना नए नए तरह के फ्रॉड्स सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ देखो नेट बैंकिंग, यूपीआई, डिजिटल वॉलेट्स, इन सब टूल्स ने ना जीवन को आसान बनाया है, बट इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का मिसयूज फ्रॉडर लोग करते हैं लोगों को लूटने के लिए। हरियाणा का एग्जाम्पल दिया जाता है। अकेले हरियाणा में 2023 में ना 1,15,000 साइबर क्राइम्स रिपोर्ट हुए थे और टोटल 602 करोड़ का फ्रॉड हुआ। इसमें से सिर्फ 12% अमाउंट की रिकवरी हो सकी, बाकी अमाउंट फ्रॉडर ले गए और कभी उसको रिकवर नहीं किया जा सका। हमें देखो एक चीज ये समझनी होगी, जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग मेथड्स है ना, वो देखो अप्लाई नहीं होते साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए या फिर पैसा रिकवर करने के लिए। तो कुछ नया करना होगा साइबर जो अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए। साइबर फ्रॉड देखो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जो आपको पता है, वैसे कई बार हम डिस्कस भी करते हैं। जैसे फिशिंग में क्या है, फ्रॉड करने वाले जो हैं फेक वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं या फिर मेल भेजते हैं, इस लिंक पे क्लिक करो, बाद में हैक कर लेते हैं वो सारी चीज़ें। विशिंग मतलब फ़ोन कॉल की जाती है और ओटीपी वगैरह मांगा जाता है, फिर उस ओटीपी से पैसे उड़ा दिए जाते हैं। एक टर्म होती है म्यूल अकाउंट्स। देखो वो अकाउंट्स होते हैं, जैसे फ्रॉडर है ना, उन्होंने फ्रॉड कर लिया, फ्रॉड करके ना वो ऐसे अकाउंट में पैसा डाल देते हैं जिसको कोई नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल महेश पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ तीसरी पास है, उसे नहीं पता कि कैसे ये इंटरनेट की दुनिया काम करती है। वो बेचारा अपनी मजदूरी करता है। तो फ्रॉडर ने ना महेश को बोला कि मैं तुम्हारा अकाउंट यूज करूंगा और बदले में तुम्हें 1,000 रुपये दे दूंगा पर मंथ। कई बार बता दिया जाता है, कई बार बताया भी नहीं जाता है। उस महेश की नॉलेज के बिना ही उसका अकाउंट यूज कर लिया जाता है पैसों को, फ्रॉड के पैसों को इधर से उधर करने के लिए। तो ये जो अकाउंट्स होते हैं ना, म्यूल अकाउंट्स होते हैं, फ्रॉड वाले मनी को इधर से उधर करने के काम आते हैं। एक्चुअल में अकाउंट उन लोगों के होते हैं जिनको फ्रॉड के बारे में कुछ नहीं पता, बस वो एक मीडियम का काम कर रहे हैं फ्रॉड के पैसों को उधर से उधर करने के लिए। कई बार उनकी नॉलेज के साथ ये होता है, कई बार बिना नॉलेज के होता है, लेकिन इन्हें फ्रॉड के बारे में नहीं पता होता। रैंसमवेयर अटैक्स तो होते रहते हैं, कंप्यूटर हैक हो जाता है, फिर रैंसम मांगी जाती है कि अगर आप अपने कंप्यूटर को और उसमें मौजूद डेटा को एक्सेस करना चाहते हो तो फिरौती दो। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स जैसे आपके जो रिटर्न है 5 गुना कर देंगे, 6 गुना कर देंगे, तो हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस करके स्कैम कर लिया जाता है। तो इस प्रकार के अनेकों तरह के स्कैम्स सामने आते हैं। तो इस प्रकार के साइबर क्राइम से निपटने के लिए ना हरियाणा का मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। हरियाणा की पोजीशन पहले 23वीं थी साइबर क्राइम्स को टैकल करने के मामले में, बट अब हरियाणा की जो पोजीशन है फर्स्ट हो गई है। तो हरियाणा ने क्या किया? हरियाणा ने सबसे पहले देखो ज़्यादा मैन पावर डिप्लॉय की और बैंक्स के जो नोडल ऑफिसर्स हैं ना, उनको जो फ्री हेल्पलाइन है साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए 1930, इस पे बिठाया बैंकों के नोडल ऑफिसर्स को, ताकि रियल टाइम बेसिस पे कोऑर्डिनेशन हो सके बैंकों के बीच में और पुलिस के बीच में। अब इन सब इनिशिएटिव्स की वजह से ना 2023 में जहां रिकवरी रेट, पैसे का फ्रॉड कर लिया गया और पुलिस वापस पैसा जो रिकवर करती है ना, तो वो रिकवरी रेट 12% थी, लेकिन 2024 में रिकवरी रेट बढ़ के 27% हो गई। 2022 में सिर्फ 1078 क्रिमिनल्स पकड़े गए थे। 2024 में हरियाणा पुलिस ने ना 5156 साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा। तो इन सब चीजों की वजह से हरियाणा की रैंक पहले 23वीं थी, अब कितनी हो गई? फर्स्ट। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये सब काफी है, सफिशिएंट है? आंसर है नो। काफी क्यों नहीं है? देखो, जब तक विक्टिम फ्रॉड समझता है ना कि मेरे साथ हुआ क्या है, तब तक देखो विदेशों में जो अकाउंट मौजूद होते हैं, मतलब म्यूल अकाउंट्स तो सिर्फ एक मीडियम होते हैं ना। म्यूल अकाउंट्स तो सिर्फ पैसा इधर उधर करने के काम आते हैं।
कई बार तो म्यूल अकाउंट से पैसा एटीएम से निकाल लिया जाता है, कई बार म्यूल अकाउंट से पैसा विदेशों में जो अकाउंट है ना वहां पे भेज दिया जाता है और वहां से पैसा निकाल लिया जाता है। लेकिन देखो, जब तक विक्टिम फ्रॉड समझता है तब तक पैसा निकाल लिया गया होता है। तो इसकी वजह से ना रिकवरी रेट 30% से ऊपर नहीं बढ़ रही है, ये दिक्कत है। आज जो भी अप्रोच है ना वो रिएक्टिव अप्रोच है, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है। एक बार क्राइम रिपोर्ट हो जाता है ना तो उसके बाद साइबर अथॉरिटीज सख्ते में आती हैं, एक्शन में आती हैं, लेकिन फ्रॉड को रोकने के लिए उतना प्रयास नहीं हो रहा है। तो क्या करना चाहिए, वही अब राइटर बताते हैं क्या करना चाहिए। राइटर काफी सारे सजेशंस देते हैं। सबसे पहले देखो, बैंकों को ना रियल टाइम बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस है ना मॉनिटर करनी चाहिए। आप बोलोगे सर रियल टाइम बेसिस पे ट्रांजैक्शंस कैसे मॉनिटर होंगी, इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। देखो, ये ना ऐसे पॉसिबल हो सकता है, हर एक ट्रांजैक्शन को ना एक यूनिक आईडी दिया जाए और ट्रांजैक्शंस जो हो रही है ना ये देखा जाए क्या ट्रांजैक्शन वेरीफाइड अकाउंट में हो रही है। आप पूछोगे सर वेरीफाइड अकाउंट्स कौन से होते हैं? वेरीफाइड अकाउंट्स जैसे देखो सैलरी अकाउंट्स हैं, या फिर बिजनेस अकाउंट्स हैं, या फिर वो अकाउंट्स जिनमें एफडी है। ऐसी कुछ कंडीशंस अगर फुलफिल होना तो वो वेरीफाइड अकाउंट हो जाता है। समझ गए? अब फ्रॉड वाले म्यूल अकाउंट में एफडी करवा के तो नहीं बैठेंगे कि हाँ भाई अभी रुक जाओ मुझे इंटरेस्ट लेना है बाद में पैसा निकलवा लूंगा। नहीं, वो तो तुरंत गोली की स्पीड से पैसा निकलवाते हैं। उनको पता है, अथॉरिटीज को पता लगते ही पैसा ब्लॉक कर देंगे। तो ये सारे जो अकाउंट्स होते हैं ना वेरीफाइड अकाउंट होते हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शंस हो ना उसको एक यूनिक आईडी दी जाए और देखा जाए कि ट्रांजैक्शन कहां पे हो रही है। जैसे ही पता लगे कि वेरीफाइड अकाउंट में ट्रांजैक्शन है तो मॉनिटरिंग स्टॉप कर दी जाए। अगर पता लगे कि वेरीफाइड अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसको लगातार मॉनिटर करते रहना चाहिए। ए से बी अकाउंट में गई पैसा, फिर बी से सी में गया, सी से डी में गया, मतलब लगातार जो चैन चल रही है ना म्यूल अकाउंट्स की वो मॉनिटर होनी चाहिए रियल टाइम बेसिस पे। जैसे ही कुछ शक हो तो तुरंत की तुरंत अथॉरिटीज को बैंक जो है वो इन्फॉर्म करें कि देखो ये म्यूल अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही है, और अथॉरिटीज फिर रेलेवेंट एक्शन ले सकें और फिर ये इंश्योर होगा कि जिन्होंने फ्रॉड किया है ना वो पैसा नहीं निकलवा पाएंगे। अब इसके लिए देखो एआई और मशीन लर्निंग का सहारा लिया जा सकता है। वैसे आरबीआई का भी एक अपना इनिशिएटिव है म्यूल हंटर। म्यूल हंटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फेक अकाउंट्स को ट्रैक करेगा और एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसे इंप्लीमेंट कर सकता है। होगा क्या, जो मैंने आपको बताया, वेरीफाइड अकाउंट्स की लिस्ट बनेगी और पैसा अगर जैसे ही म्यूल अकाउंट्स में जाता है तो अलर्ट होगा। अगर पैसा वेरीफाइड अकाउंट में जाता है तो फिर जो मॉनिटरिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। कंक्लूजन में देखो ये बोला जाता है हमें ना रिकवरी रेट को कम से कम 60 से 70% तक ले जाना होगा। एआई और रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन इंप्लीमेंट करना होगा। बैंक्स और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बीच में कोलैबोरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है उसे फॉलो करना होगा। और अच्छी बात देखो ये है, अगर भारत इस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सोल्व कर लेता है ना तो पूरी दुनिया हमसे सीखने आएगी। इंडिया की गुडविल इंक्रीज होगी, इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज भी मिलेगा, तो ये सब फायदा होगा। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो आईआर का है। ये मेनली ना 2 इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स का कंपाइलेशन है। अभी देखो ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में ना काफ़ी ज़बरदस्त बहस हुई व्हाइट हाउस में, तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। 2 आर्टिकल्स का कंपाइलेशन है। मुख्य बातें मैं आपको बताता हूँ। देखो बैकग्राउंड शुरुआत में 1 मिनट में आप देख लीजिए। 2014 में रशिया ने ना यूक्रेन के एक एरिया क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था। उसके बाद यूएस ने सपोर्ट किया रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन का, रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस लगा दिए गए। बट देखो 2022 में ना रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल आक्रमण कर दिया, इन्वेजन कर दिया। इसका रीजन रशिया का देखो ये कहना था कि यूक्रेन ना नाटो की सदस्यता लेना चाहता है और ये हमारे लिए एक खतरा है। वैसे देखो रशिया की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि यूएसए का कोई पड़ोसी देश अगर एनमी अलायंस में शामिल हो जाए तो जाहिर तौर पे यूएसए को भी डर लगेगा। आप इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, हमारा पड़ोसी देश नेपाल या फिर श्रीलंका चाइना के अलायंस में शामिल हो गया तो वो हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। तो रशिया ने आक्रमण किया यूक्रेन के ऊपर, बदले में यूरोप और यूएस ने यूक्रेन को मदद देना स्टार्ट कर दिया। डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया, मतलब अपनी सेना वगैरह नहीं भेजी, लेकिन
हाईटेक वेपन्स दिए, दूसरी प्रकार की एड दी ताकि यूक्रेन जो है वो रशिया के अगेंस्ट लड़ सके। बट देखो, जब तक बाइडन थे तब तक ये सब चल रहा था। अब आ गए हैं ट्रंप ना अब पसंद करते हैं किसको? पुतिन को। अब हुआ ये, ज़ेलेंस्की गए थे व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करने के लिए, लेकिन इनके बीच में ना जबरदस्त बहस हो गई। आप सबने ये देखा ही होगा, काफी वायरल हुई चीजें। किस बात पे बहस स्टार्ट हो गई थी? जो जेडी वेंस है ना, उन्होंने ओपनली बाइडन की यूक्रेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया और कहा कि हमने इतनी मदद दी यूक्रेन को, यूक्रेन जो है वो थैंकफुल नहीं है और हमें इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो बात काफी गर्म हो गई, हीटेड आर्ग्यूमेंट में तब्दील हो गई। अब खबर आई है, आज सुबह की खबर है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। अब ट्रंप ने ना हर प्रकार की जो एड है वो रोक दी है यूक्रेन को। क्वेश्चन ये उठता है, अब यूक्रेन क्या करेगा? ट्रंप जो है वो पुतिन को क्यों पसंद करते हैं? क्या अमेरिका की पॉलिसी में बदलाव आया है? क्या यूएस की सपोर्ट के बिना यूक्रेन यूरोप की सहायता से अपनी डिफेंस सुरक्षित कर सकता है, अपने आप को बचा सकता है? तो ये सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। सबसे बड़ी चीज, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में बड़ा बदलाव आ गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद? देखो, राइटर ये बोलते हैं यूएसए ने ना बहुत सारे देशों में ना सरकारें चेंज करवाई जबरदस्ती। अलग अलग देशों के हेड्स का असैसिनेशन यूएस ने करवाया। ये बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे 1947 से लेके 49 के बीच में अमेरिका ने ना ग्रीस में कम्युनिस्ट फोर्सेस को रोकने के लिए ना ग्रीस में मोनार्की को सपोर्ट किया। ये 1950s की बात है ग्रीस में। फिर 1953 में CIA ने ना उस समय के ईरान के PM का हत्या करवा दी ताकि शाह डायनेस्टी को फिर से सत्ता में लाया जा सके। ऐसे देखो अनेकों एग्जाम्पल हैं। 2001 में अफगानिस्तान और 2003 में इराक में इंटरवेंशन, वियतनाम वार, कोंगो, 1973 में चिली में इंटरवेंशन किया यूएस ने। मतलब रशिया ने तो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से, लेकिन यूएस ने तो ये चीज बहुत बार की है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं ट्रंप की जो पॉलिसी, ट्रंप ने ना यूएस की पॉलिसी बदल के रख दी है। नहीं, राइटर बोलते हैं ये कहना गलत है। ट्रंप सिर्फ ना अपनी बातों में ना चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते, डायरेक्ट बोल देते हैं। बाकी देखो यूएस के सारे प्रेसिडेंट ऐसे ही रहे हैं। ओबामा जो अपने आप को लिबरल दिखाते थे, ओबामा जो अपने आप को डेमोक्रेटिक दिखाते थे, इवन ओबामा के कार्यकाल में भी ना एयर स्ट्राइक्स बढ़ गए थे अफगानिस्तान और इराक में। और जब तक ओबामा सत्ता से हटे ना 2016 में, तब तक यूएस की स्पेशल फोर्सेस ना 138 कंट्रीज में एक्टिव थी। ये देखो 138 कंट्रीज में ओबामा के कार्यकाल तक यूएस की फोर्सेस एक्टिव थी। तो बात सिर्फ इतनी है, पहले के जो यूएस के लीडर्स थे ना अपना एजेंडा इंपोज करते थे मीठी मीठी बातें करके, पोलाइटली। ट्रंप है मुंहफट, ट्रंप बोलते हैं डायरेक्ट। ट्रंप डायरेक्टली यूएस के इंटरेस्ट के बारे में बोलते हैं और वो बातें सजा के बोलते थे, बस इतना फर्क है। यूएस के लीडर्स हमेशा से बस अपने देश के बारे में सोचते आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यूएस की पॉलिसी अब चेंज हो गई है। अब आता है नेक्स्ट एस्पेक्ट, ट्रंप जो है वो पुतिन के प्रति इतना सॉफ्ट क्यों है? इसके देखो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये है, ट्रंप का झुकाव ना हमेशा से अथॉरिटेरियन लीडर्स की तरफ ज्यादा रहा है, चाहे पुतिन हो, सी जिनपिंग हो, हंगरी के लीडर विक्टर ओरबन हो। अब ये जो लीडर्स हैं ना डेमोक्रेसी की जगह अथॉरिटेरियनिज्म को सपोर्ट करते हैं और ट्रंप इनकी तारीफ करते हैं। स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, बिना ऑपोजिशन के अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं। ट्रंप भी ऐसा ही स्ट्रॉन्ग लीडर बनना चाहते हैं जिनके सामने कोई ऑपोजिशन ना हो और वो अपनी पॉलिसीज को आसानी से इंप्लीमेंट कर सकें। दूसरा है व्हाइट नेशनलिज्म एंड क्रिश्चियन आइडेंटिटी का इशू। कुछ लोग देखो ये मानते हैं ट्रंप पुतिन को ना एक व्हाइट और क्रिश्चियन नेशनलिस्ट लीडर की तरह देखते हैं। अब ये जो आइडियोलॉजी है ना वो अमेरिका के राइट विंग सपोर्टर्स को ना काफी अट्रैक्ट करती है। और ट्रंप का जो सपोर्ट बेस है वो क्या है? राइट विंग के जो लोग हैं वही तो हैं। फिर तीसरी चीज, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ना पुतिन के साथ रिश्ते अच्छे करके ट्रंप जो है वो चाइना रशिया अलायंस को तोड़ना चाहते हैं और अकेले दम पे चाइना को टैकल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पहले रशिया को इस अलायंस से हटा दिया जाए, फिर चाइना कमजोर होगा तो हम चाइना को कंटेन कर लेंगे। तो ये रीजंस बताए जाते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ट्रंप का झुकाव पुतिन की तरफ ज्यादा है। बट इसका असर यूक्रेन पे क्या पड़ेगा?
देखो, ट्रंप ने अब मदद रोक दी है, सुबह की खबर है, और सीधा सीधा बोल दिया कि अब यूएस यूक्रेन को ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करेगा और यूरोप को अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद के पैरों पे स्टैंड होना होगा। जबकि देखो, दूसरी तरफ यूरोप के जो लीडर्स हैं ना, उन्होंने यूक्रेन को फुल सपोर्ट देने की बात कही है। लेकिन देखो, क्या यूरोप की सपोर्ट से यूक्रेन अपने आप को डिफेंड कर सकता है? आंसर देखो इसका क्लियर यस तो नहीं है, क्लियर नो भी नहीं है। लेकिन रशिया जरूर देखो मजबूत हुआ है ट्रंप की सपोर्ट की सहायता से। अब यूरोप पे भी पूरा प्रेशर होगा यूक्रेन को मनाने का कि वो पीस लाएं। जर्मनी ने लंदन में आयोजित हुई कॉन्फ्रेंस में बोला कि देखो, इस वार का अंत ना रशिया की टर्म्स पे हम नहीं होने देंगे। मतलब चाहता तो यूरोप भी शांति है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही यूक्रेन को बेच दिया जाए और रशिया की बात मान ली जाए शांति लाने के लिए। समझ गए? और देखो, 1956 में स्वेज क्राइसिस हुए थे ना, तो उस समय भी यूके और फ्रांस को ना यूएस ने सपोर्ट नहीं किया था, तो रिलेशन खराब हो गए थे। बाद में रिलेशनशिप ठीक हो गई। इवन इराक वार जब 2003 में हुआ था ना, तो उस समय भी जर्मनी और फ्रांस ने बोला था यूएस गलत कर रहा है, यूएस गलत कर रहा है। लेकिन बाद में नाटो में सब ठीक हो गया था, जर्मनी और फ्रांस ने यूएसए को सपोर्ट कर दिया था। बट आज का सीन देखो अलग है। इवन नाटो भी टूटने की कगार पे है, ऐसा लगता है। नाटो में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं। वो नाटो जो पहले एक मत हुआ करता था, आज नाटो के अंदर बहुत डिफरेंसेस हैं। यूएसए एक तरफ, यूरोप दूसरी तरफ। यूरोप को लगता है ज्यादा खतरा रशिया से है, यूएस को लगता है ज्यादा खतरा चाइना से है। समझ गए? तो मतलब नाटो का जो फ्यूचर है वो भी सवालों के घेरे में है। तो इसलिए अब देखो, एक बात साफ है, यूरोप अपनी सिक्योरिटी के लिए ना सिर्फ यूएस पे डिपेंड नहीं हो सकता। फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों को ना नए नए अलायंसेस बनाने पड़ेंगे, डिफेंस मजबूत करना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन में इंडिया जैसे देशों की जो इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब देख लेते हैं लास्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले देखो, हमने आर्टिकल डिस्कस किया सिटीज से संबंधित। हमारी सिटीज में अनेकों प्रॉब्लम्स हैं। हवा जहर हो जाती है, AQI जो है 1000 से ऊपर चला जाता है। नदियां सूख गई हैं, फ्लड्स आती हैं, ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो गया है, और ट्रैफिक जैम पैक्ड है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिर हमने ये मॉडल डिस्कस किए। बैंकॉक में एफिशिएंट मेट्रो है, वाइब्रेंट स्ट्रीट लाइफ है। लंदन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1850 के बाद से है। दुबई में कितना सिस्टमेटिक ढंग से प्लानिंग हुई है। सिंगापुर पहले हमारे जैसा था, लेकिन स्मार्ट इनिशिएटिव सिंगापुर ने लिए। हमारे देश में एक प्रॉब्लम ये है, सेंसस टाउन्स बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन अभी उन्हें ऑफिशियल सिटी का दर्जा नहीं दिया है, तो इस वजह से प्लानिंग में दिक्कत आती है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स सिटीज़ के हैं, जो बन गई हैं सिटीज़, उनको ऑफिशियली भी सिटीज़ का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि उनको स्कीम्स का लाभ जल्दी से जल्दी मिले। अच्छी चीज़ ये है, सरकार ने इस साल के बजट में 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड अनाउंस किया। लेकिन देखो, सिटीज़ को ना हमें कॉम्पिटिटिव बनाना होगा, तब जाके सिचुएशन इंप्रूव होगी। फिर साइबर सिक्योरिटी वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। साइबर सिक्योरिटी वाले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया कि कैसे साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। हरियाणा में 2023 में 1,15,000 साइबर क्राइम सामने आए, लेकिन 12% रिकवरी रेट हुई। तो इसके बाद हरियाणा ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए, जैसे ज़्यादा मैन पावर डिप्लॉय की, और 1930 जो साइबर हेल्पलाइन है वहाँ पे बैंक के नोडल ऑफिसर्स को बिठाया गया ताकि कोऑर्डिनेशन बढ़े। बट राइटर बोलते हैं देखो, ये सब ना रिएक्टिव अप्रोच है, प्रोएक्टिव अप्रोच हमें अपनानी होगी, क्योंकि ना रिकवरी रेट तभी बढ़ेगी जब साइबर क्राइम को होने से रोका जाएगा, और विक्टिम को जब तक समझ में आता है ना, तो फ्रॉड करने वाले पैसा निकाल लेते हैं। इसलिए ट्रांजैक्शंस की ना रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये AI के माध्यम से हो सकता है, मशीन लर्निंग के माध्यम से हो सकता है। हर एक ट्रांजैक्शन को ना एक टैग दिया जा सकता है, यूनिक ID दी जा सकती है, और देखा जाए कि वो ट्रांजैक्शन कहाँ जा रही है। अगर वेरीफाइड अकाउंट में जा रही है, जैसे सैलरी अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, FD वाले अकाउंट है, तो मॉनिटरिंग छोड़ दी जाए। अगर म्यूल अकाउंट में जा रही है, म्यूल अकाउंट मतलब जिनका इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉड करने वालों के द्वारा पैसा इधर से उधर करने के लिए, तो तुरंत अथॉरिटीज़ को अलर्ट जाए और एक्शन ले अथॉरिटीज़। तो इस प्रकार से रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटरिंग होगी ना, तब रिकवरी रेट को इंक्रीज किया जा सकता है। इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है, प्रोएक्टिव अप्रोचेज इन टैकलिंग साइबर क्राइम। तो 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है।
तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।